नमस्ते नमस्कार साथियों। और ये आपके टीआरई 3.0 का अंतिम वीडियो होगा। आपका अंतिम वीडियो पढ़ाई के संदर्भ में होगा, जिसके लिए आप बहुत परेशान थे। मानव भूगोल का एक टॉपिक था निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद और जनसंख्या से संबंधित कुछ प्रश्न आते थे, जो कि ना कि बुक में कहीं अच्छा से दिया है, न ही कहीं यूट्यूब पे अच्छा कोई वीडियो पड़ा हुआ है, और न ही आपको कहीं प्रैक्टिस सेट में एक्सप्लेनेशन सही दिया है। पूछा कुछ और है, एक्सप्लेनेशन कुछ और दे रहा है। ठीक है, तो इसको मैं अच्छा से कोशिश करूँगा। इसमें मैं थ्योरी कंसेप्ट, इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज़, तो एमसीक्यूज़ में कभी आपके पीवाईक्यू भी उठाया हूँ, इसके साथ आपके ग्रेजुएशन का भी कुछ एमसीक्यूज़ उठाया हूँ। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होगा। इतना शेयर करिए इस वीडियो को ना कि क्रांति हो जाए पूरा एक दिन में। ठीक है, मेरे पास लास्ट टाइम बचा, जितने मैंने वादा किए थे ना भाई, सारा वादा मैंने पूरा किया। रीजनिंग वाला भी वादा पूरा किया। मैथ्स मैंने कहा था कि तो ऑफिशियल क्लासेस पे जाके देख लीजिए, वहाँ मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। तो अब आपको अपना वादा पूरा करना है और हमसे वादा करके आपको दिखाना है कि आपको टीचर बन के आना है। ठीक है, कल फिर से एक एग्ज़ाम हॉल की रणनीति सुबह में मैं वीडियो डालूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और जो भी होगा, समय मिलेगा, जब भी समय मिलेगा आराम से उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं एक एक कंसेप्ट के बारे में कि क्या इसमें बातें कही गई है। चलिए आते हैं टॉपिक पे थोड़ा सा। तो बिना टॉपिक का सबसे पहले एक शुरुआत करते हैं, जैसे कि मानव क्या था। शुरुआत में मानव भूगोल क्या है। मनुष्य का धीरे धीरे जो विकास हुआ, मनुष्य क्या किया, आग जलाना स्टार्ट किया, उसके बाद पहिया बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद से शिकार करना स्टार्ट किया, उसके अलावा धीरे धीरे कपड़ा पहनना स्टार्ट किया। तो जो मानव का क्रमिक विकास है ना, उसको मानव भूगोल कहा जाता है। तो हम लोग को फोकस मानव भूगोल पे नहीं करना है कि क्या होता है, हमको फोकस कहाँ करना है। आइएगा, मैं कहूँगा इधर एक मानव, मैं कह दे रहा हूँ, इधर क्या हो गया, एक मानव है और इस साइड क्या है। ध्यान से समझिए, कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में एग्जाम्पल से सवाल पूछ रहा है। ठीक है, आपके इसका भूगोलविद का भी नाम बताऊंगा, लेकिन उससे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, हल्का मत लीजिएगा। लेकिन आपको एग्जाम्पल से सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये मानव हो गया, ये वातावरण, या कह सकते हैं कि प्रकृति हो गया। समझ गया आप। मैंने क्या कहा कि एक मानव हो गया, एक प्रकृति या पर्यावरण हो गया, जिसको आप लोग नहीं कहते भगवान का सब देन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं इसमें इसकी क्या क्या प्रक्रियाएं होगी, इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैं एक बात मानूं कि जब मानव जन्म लेता है शुरुआत में, यानी कि मानव की शुरुआत जब होती है, तो मानव क्या होता है, मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर होता है। मैंने क्या कहा, मानव जब शुरुआत करता है अपनी लाइफ का, तो उस समय पूरा प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी वो कहता है कि जो है भगवान का दिया हुआ है। यानी कि आपने देखा होगा कि मानव जो था जंगलों में रहता था, फल फ्रूट्स, उसके बाद पत्ती फूल खा के अपना गुजर बसर करता था। कहता था जो भगवान दे दिए उसी पे क्या है, हम निर्भर है, उसी पे जिंदा है। यानी कि पहले जाइएगा, वनस्पति पर्यावरण से ज़्यादा संबंधित था। तो पहले का मानव टोटली किस पे डिपेंडेंट था, आपको प्रकृति पे डिपेंडेंट था। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब कि जो हमारी मानव की शुरुआत होती है, तो उस समय हम टोटली प्रकृति पर, इन्वायरमेंट पर निर्भर होते हैं, वातावरण पे, कि जो दिया हुआ है हमारे भगवान का दिया हुआ है। यानी कि हमको बाढ़ आ रहा है तो बाढ़ भी भगवान की वजह से आ रहा है, हमको सूखा आ रहा है वो भी भगवान की वजह से आ रहा है, हमारे पेड़ पे, हमारे शरीर पे जो क्या है, हम जो छाल जो पहन रखे हैं, पुराने समय की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी भगवान का दिया हुआ है। या कह सकते हैं जिस प्रकृति कुटिया में जंगल झाड़ में रहते हैं, वो भी तो प्रकृति का उगाया हुआ है ना, हमने तो उगाया नहीं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग समय में मानव क्या था, गौड़ था। मानव गौड़ मतलब एक सूक्ष्म प्राणी कह सकते हैं, जिसका कोई क्या अस्तित्व नहीं था। मानव क्या था, गौड़ था। और प्रमुख कौन होता था, प्रमुख वातावरण या प्रकृति होता था। ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट ही सबका इंपॉर्टेंट है इसमें। मानव क्या था, गौड़ था, मतलब कि एकदम छोटा था और पूरी तरह से डिपेंडेंट किस पे था, प्रकृति पर। और प्रमुख कौन होता था, प्रकृति होता था। बात मेरी समझ गए कि टोटली सब मानव जो था टोटली प्रकृति पर निर्भर था, कि हमको आवास दे दिए भगवान, जंगल झाड़, खाने के लिए फल फ्रूट्स दे दिए। इसके अलावा जो हमको परिस्थितियां दे रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, सब किसके कारण है, गर्मी दे रहे हैं, सब मानव भगवान का ही देन है। यानी कि वातावरण भगवान का, तो सिंपल सी बात है, वातावरण यानी कि प्रकृति, नेचर का देन है। तो इसमें क्या होता है, मानव टोटल डिपेंडेंट किस पे हो जाता है, प्रकृति पे, यानी कि वातावरण पे। तो इसमें क्या हो गया, प्रमुख कौन हो गया, वातावरण हो गया, और छोटा कौन हो गया, आपको गौड़ कौन हो गया, मानव हो गया। तो पहला जो था, पहले में क्या हो गया, गौड़ क्या हो गया, मानव, और प्रमुख कौन सा बन गया, वातावरण। फिर धीरे धीरे जब मानव अपना विकास किया, पहिया बनाया, आग जलाया, बहुत सारी चीज़ों, रहने का आवास बनाने लगा। तो जब आवास बनाएगा, उसके दिमाग में नहीं आएगा कि भगवान का दिया हुआ जो क्या था, प्रकृति का जो दिया हुआ क्या था, हमारा कुटिया था या जंगल झाड़ था, हम तो अपना बना लिए। तो क्या हम भगवान पे, प्रकृति पे, भगवान नहीं बोलेंगे, प्रकृति या वातावरण पर निर्भर हैं हम? तो कहेगा नहीं निर्भर है। अरे भाई बताइए कि पहले क्या था, कि यहाँ पर मानिए कोई पहाड़ है, ध्यान से समझिएगा,
माने कि यहाँ पर पहाड़ है और हम तब कहते हैं कि प्रकृति पर निर्भर हैं जब इस पहाड़ पे हमको जब क्या बनाना होता, रास्ता बनाना होता, तो हम इसके ऊपर ऊपर ऐसे करके क्या बनाते, रास्ता बनाते, यानी कि जो प्रकृति दिया था उसको हम लोग फॉलो करते। तो ये क्या कहलाता है, ये आपको स्टार्टिंग का गॉड क्या होता, मानव, और प्रमुख क्या होता, वातावरण। लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं कि इस पहाड़ को काट के, यानी कि जो प्रकृति वातावरण दिया है इसको काट के इसमें रास्ता बना रहे। टनल, टनल का आपने नाम सुना होगा ना, अटल टनल का नाम आपने सुना होगा, रोहतांग सुरंग में। इसका जवाहर टनल का नाम सुना होगा, सुरंग जिसको कहते हैं। तो मानव, प्रकृति ने तो पहाड़ यहाँ दिया था, लेकिन हम लोग उसको काट के क्या बना रहे हैं, उसमें टनल बना रहे हैं, रास्ते बना दे रहे हैं। तो क्या हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, यानी कि हम अब प्रकृति पर निर्भर नहीं है कि आप पहाड़ दे दी तो पहाड़ के ऊपर ऊपर हम जाएंगे, हम बीच में से रास्ता बना सकते हैं। समझ में आ गया। एक सिंपल सा उदाहरण ये हो गया कि मानो कि खेतों में आपने क्या उगाया है, मानो कि खेतों में आपने धान उगाया है, मानिए खूब सूखा हो रहा है, और सूखा में क्या किया, आप जाके अपने पंपू सेट कहते हैं ना, जिसको ट्यूबवेल कहते हैं, उससे हम क्या करें, सिंचाई कर दी। तो अरे भाई अब कहेंगे कि वातावरण क्या चाह रहा था कि हमारा क्या हो, फसल मर जाए, लेकिन हमने मरने नहीं दिया, हम उस पर काबू कर लिए, यानी कि हम लोग ट्यूबवेल से पटा के इसको सिंचाई करके हम इसको क्या कर दिए, अपने धान की फसल को उगा दिए। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। कहीं बाढ़ आ रहा है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल टिहरी बांध या फिर किसी बांध का एग्जाम्पल लीजिए, ऐसे ही पूछेगा, मानिए कोई डैम बना दिए हम, तो पहले क्या होता था, पहले बाढ़ आता था, बांध नहीं होता था, तो क्या गांव का गांव बह जाएगा, ये सब। तो क्या गांव का गांव जब बह जाएगा तो हम क्या करेंगे, अरे सब भगवान का देन है। तो वो क्या था, वो स्टार्टिंग का था, गॉड क्या था, मनुष्य हो जाएगा, उसमें प्रमुख क्या हो जाएगा, प्रकृति। लेकिन हम बाद में अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम टिहरी बांध बना देंगे। तो अब हम क्या हो गए, अब हम प्रमुख हो चुके हैं भाई, और हमारा वातावरण क्या हो चुका है, हमारा वातावरण गॉड हो चुका है। यानी कि वातावरण की सारी परिस्थितियों को क्या कर रहे हैं, हम चेंज कर दे रहे हैं। यानी कि गर्मी को हम एसी चलाकर ठंडा कर दे रहे हैं, जब ठंडी पड़ रही है हम हीटर चला के गर्मी कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की परिस्थितियों को हम लोग चेंज कर रहे हैं, यानी कि अब हम पर्यावरण पर निर्भर नहीं है। जहां पर सूर्य की प्रकाश नहीं जा रही थी वहां पर हम सूर्य के प्रकाश ला दे रहे हैं। तो क्या हम पर्यावरण पर निर्भर है, नहीं है ना। मतलब अब देखिए, अभी एग्जाम्पल देखिएगा, अभी आपने देखा था कि दुबई में बारिश नहीं हो रहा था, सिंपल से एग्जाम्पल लीजिए, वहाँ पे हमने क्या कर दिया, कहते हैं ना कि कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा करा दिया। तो चलिए बारिश तो नहीं हुआ था, कृत्रिम बारिश करा दिया, तो वो भी क्या हो गया, मानव प्रमुख हो गया, लेकिन गौण क्या हो गया, प्रकृति, यानी कि टोटली प्रकृति पर निर्भर नहीं हुआ। कितना स्टेप देख लिया आपने, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। अब तीसरा परिस्थिति ऐसी भी तो हो सकता है ना, क्यों ना म्यूचुअल हम लोग चलें, यानी कि जितनी प्रकृति ना प्रमुख है ना वातावरण प्रमुख है, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग चलें। मतलब कि मध्यम मार्गी कह सकते हैं, बीच का एक रास्ता, कि क्या करेंगे, हम पर्यावरण को हम भी बर्बाद नहीं करेंगे और पर्यावरण हमको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया। अगर इसकी बात करें, इसके पहले वाला स्टेप प्रमुख वाले का, एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमको आया, जैसे कि खेती कर रहे हैं हम लोग, अरे जंगलों को काट के हम कृषि किए जा रहे हैं, ठीक है, हमको खेती के लिए भूमि मिली थी, लेकिन वो हम नया नया भूमि बना रहे, तो क्या वो पर्यावरण का, प्रकृति का देन है, नहीं, हम बना रहे। तो मेरी बातें समझ में आई। कितना स्टेप आपने देखा, 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या, जिसमें क्या हो, मनुष्य क्या हो, गॉड हो, प्रकृति क्या हो, आपका क्या बन जाए, सर्वे सर्वा कह सकते हैं, सर्वशक्तिमान बन जाए। इसमें क्या होता है कि प्रमुख कौन बन जाता है, प्रमुख आपको बन जाता है कौन, मानव, और प्रकृति गॉड हो जाती है, यानी कि उसके संभावनाओं को बदल देता है आपको। सिंपल सी बात है कि मानव के संभावनाओं को बदल देता है, प्रकृति के संभावनाओं को बदल देता है कौन, मानव, यानी कि मनुष्य प्रकृति पर निर्भर नहीं है, ठीक है। और तीसरा अंडरस्टैंडिंग ऐसी भी हो सकती है ना कि क्यों ना हम म्यूचुअली चले, यानी प्रकृति भी हमारा सहयोग करे, हम भी प्रकृति का सहयोग करें। तो इसी से 3 अवधारणाएं निकल के आती हैं। उस 3 अवधारणाएं को कहते हैं, पहला अवधारणा जिसको कहा जाता है, यहाँ पर मैं नोट करते चलूँ, पहली अवधारणा को हम कहते हैं क्या भाई, कहते हैं कि निश्चयवाद। निश्चयवाद, पहली अवधारणा को निश्चयवाद कहते हैं। चलिए, और निश्चयवाद को ही क्या बोलते हैं, पर्यावरणवाद भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको डिटरमिनिज्म कहा जाता है। यानी कि कहा जाए कि निश्चयवाद जो है किस पर निर्भर होता है, तो गॉड कौन होता है, गॉड आपकी क्या होती है, मानव होती है, और प्रमुख प्रकृति हो जाती है। इसीलिए इसको पर्यावरणवाद भी कहते हैं, क्योंकि सब इसमें सर्वे सर्वा क्या होता है, पर्यावरण। निश्चयवाद की अवधारणा जर्मनी से शुरू हुई, याद रखिएगा इसको, जर्मन विचारक निश्चयवाद अवधारणा को सपोर्ट करते हैं। अब दूसरा अवधारणा पे आते हैं, इसमें क्या होता है, प्रमुख कौन हो जाता है, प्रमुख आपको मानव हो गया, गॉड कौन हो गया, प्रकृति। अब इसमें क्या होता है, ये अवधारणा फ्रांसीसी के द्वारा दी जाती है, सब आगे लिखा हुआ है, आप लिखने पे मत फोकस करिएगा, समझिए क्यों है। तो ये अवधारणा इसको कहा था संभववाद, हमने संभव कर दिया ना, जो नहीं होने वाला था
वो भी करते हैं संभववाद। यानी कि संभववाद में क्या होगा, प्रमुख कौन बन जाएगा, प्रमुख मानव बन जाएगा, गॉड क्या बन जाएगा, प्रकृति बन जाएगा। समझ गए। अब ये फ्रांसीसियों का देन है, इसको इंग्लिश में पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। और एक तीसरी अवधारणा कि मनुष्य भी सहयोग करे, वातावरण भी सहयोग करे, इसको कहा जाता है नवनिश्चयवाद। क्या कहते हैं, नवनिश्चयवाद, या फिर इसी को कहा जाता है आधुनिक निश्चयवाद, या फिर इसी को कहा जाता है संभावनावाद, या फिर इसी को कहा जाता है वैज्ञानिक निश्चयवाद। इंग्लिश में कहते हैं नियो डिटर्मिनिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। मुझे लग रहा है कि आपको सारी अवधारणाएं समझ में आ गई। कुछ भूगोलविद का नाम है, हम इस पर भी बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब उसी चीज़ को मैं किस फॉर्म में ले लिया हूँ, पीडीएफ के फॉर्म ले लिया हूँ। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जो कहा मैं उसे ही सजा रहा हूँ। निश्चयवाद या पर्यावरणवाद दोनों एक ही है, इसको डिटर्मिनिज्म कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है समझिएगा। इसमें क्या होता है, जर्मन का देन है। इसकी अवधारणा फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया था। इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अभी तक नहीं पूछ रहा है लेकिन लिख के रख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निश्चयवाद पर्यावरणवाद कहाँ का देन है, जर्मनी का देन है। और किसने अवधारणा दिया, फ्रेडरिक रेटजेल ने इसकी अवधारणा दी थी। अच्छा, इनकी एक शिष्या भी होती है, चेली। इनकी चेली होती है जिनका नाम है कुमारी एलन सेम्पुल। सेम्पुल इनकी चेली होती है। तो चेली भी इनके धर्म को, इनके विचार को प्रचार करती है कि जो भी है पर्यावरण ही है। और कहती है मनुष्य तो क्या है। इनकी चेली क्या कहती है, सुनिएगा स्टेटमेंट दो चार, मजा आएगा आपको। इनकी चेली रेटजेल क्या कहती है, सेम्पुल क्या कहती है, जो रेटजेल की चेली रहती है, ये कहती है कि भाई मनुष्य तो मोम का पुतला है। देखिए, अब सीधे इशारा करें कि सब कुछ पर्यावरण है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, निश्चयवाद यानी पर्यावरणवाद पढ़ रहे हैं। तो ये कहती है सेम्पुल कि मनुष्य तो केवल मोम का पुतला है। मोम का पुतला का मतलब समझ रहे हैं, जैसे चाहेंगे जिस आकार में चाहेंगे ढाल लेंगे। उसका एग्जाम्पल देती है, क्या सुनिएगा। उसका एग्जाम्पल देती है कि पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्ति का पैर मजबूत होता है और समुद्र के किनारे रहने वाले व्यक्ति का भुजा और छाती मजबूत या चौड़ा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो ऐसा कर दिया कि जो पहाड़ों पर व्यक्ति रहते हैं वो पहाड़ ज़्यादा चढ़ेंगे, उनका पैर मजबूत हो गया। कौन बना रहा है, ये प्रकृति बना रहा है। यानी कि पहाड़ प्रकृति दिया, वहाँ पे पैर मजबूत करवा दिया। और वही जो हाथ से क्या चलाएंगे, आपको नौका बार बार चलाएंगे तो प्रकृति क्या करे, उनके हाथ को मजबूत करे। जो कर रही है प्रकृति कर रही, किसने, सिंपल इसका विचारक। ये जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए कहा। इस विचार में क्या, मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है। मनुष्य टोटली किस पे निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, मतलब कि टोटल नेचर जो हम लोगों को बनाया है, हमने उसको नहीं बनाया है। मनुष्य पूरे तरह प्रकृति पर निर्भर, अर्थात मनुष्य क्या है, बिल्कुल गॉड है। और सर्वशक्तिमान कौन है, सर्वशक्तिमान क्या है, प्रकृति है। यही तो होता है क्या आपका। अब इसके कुछ विचारक थे, आपको अरस्तु मानता था, हिपोक्रेट्स, अल्मुशुदी, अल्बरुनी, एस्ट्रोबो क्या थे, इसके मानने वाले व्यक्ति थे। कभी हो सकता है पूछ दे कि कौन मानने वाले थे, तो समझ में आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि नियतिवाद आपको कंफर्म हो गया होगा कि नियतिवाद होता क्या है। समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली अवधारणा पे बात करते हैं, संभववाद या पॉसिबिलिज्म कहते हैं इसको। पॉसिबिलिज्म से ही लग रहा है कि सब चीज़ों को बदल देंगे, पॉसिबल कर देंगे, संभव कर देंगे। इसको संभववाद के नाम से जाना जाता है। मैंने समझाया कि हो सकता है कि फसल नहीं हो रही होगी, और फसल कराने के लिए हम क्या करेंगे, अपना सिंचाई कर देंगे, तो पॉसिबिलिज्म हो गया। हो सकता है कि हमको गर्मी लग रही हो कि ठंडा का हम लोग व्यवस्था कर देंगे, ये पॉसिबिलिज्म हो गया। टिहरी बांध बना देंगे, वो पॉसिबिलिज्म हो जाएगा। समझ मेरी बात आ रही है। सब पॉसिबल हम लोग कर रहे हैं। यानी कि बांध नहीं होने के कारण क्या, सूखा हो रहा था एक तरफ, और बांध नहीं होने के कारण क्या, एक तरफ बाढ़ से लोग दह जा रहे थे। ये प्रकृति का देन था, लेकिन हमने बांध बना के क्या कर दिया, पॉसिबिलिज्म को बढ़ावा दिया, यानी संभववाद को बढ़ावा दिया। ठीक है। इसकी अवधारणा किसने दिया था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पाल विडाल डी लाब्लास। लाब्लास बस याद रखिएगा। इसकी अवधारणा किसने दिया था, लाब्लास ने इसकी अवधारणा दिया था। उसकी अवधारणा किसने दिया था, रेटजेल ने दिया था। ठीक है। और ये कहाँ का विचारक, फ्रांसीसी के देने। अब इसमें क्या कहा जाता है कि मनुष्य प्रकृति पर निर्भर नहीं है, अर्थात मनुष्य प्रकृति में अपने अनुसार बदलाव कर सकता है। बिल्कुल, चाहेंगे तो बारिश भी करवा देंगे, चाहेंगे तो पहाड़ों को काट के हम रास्ता भी बना देंगे। ठीक है। मानव प्रकृति के परामर्श के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि जो कहेगा प्रकृति मानव मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक पुस्तक इनकी मानव भूगोल के सिद्धांत, इनका लाब्लास का पुस्तक है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। पहले में क्या, टोटली प्रकृति सब कुछ है। दूसरे में क्या, पॉसिबिलिज्म में, संभववाद में, कि हम लोग प्रकृति के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से प्रकृति को भी क्या करेंगे, बदल कर रखेंगे। अब तीसरा आते हैं, तीसरे पे हम लोग। अब एक तीसरी अवधारणा आपको दिख रही होगी, नवनिश्चयवाद, यानी निश्चयवाद को ही परिवर्तित करके नवनिश्चयवाद कर दिया गया। नियो डिटर्मिनिज्म कहा जाता है इसको। आधुनिक निश्चयवाद इसी का नाम है, संभावनावाद इसी का नाम है, वैज्ञानिक निश्चयवाद इसी को कहा जाता है। इसमें हमने कहा था कि इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी कि प्रकृति जितना सहयोग करेगा हम भी प्रकृति का सहयोग करेंगे। इसी को क्या कहा जाता है, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है।
ठीक है, यानी कि दोनों धारणाएं क्या हो, एक दूसरे से संबंधित हो, इसको मेसोलिज्म कहा जाता है। इसका विकास अवधारणा को किसने किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए कभी भी छप जाएगा, ग्रिफिथ टेलर ने इसका विकास किया। इसमें मानव और प्रकृति एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं एक दूसरे पर। और कहा, इसको एक और नाम दिया जाता है, याद रखिएगा, रुको और जाओ निश्चयवाद, यानी कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेशन। ठीक है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है, यानी कि रुको और जाओ निश्चयवाद। मुझे लग रहा है कि सारे आपको कंसेप्ट समझ में अच्छे से आ गए होंगे कि हमने क्या क्या बातें कही। अब चलते हैं कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ थोड़ा सा अटपटांग प्रश्न भी लेके आए हैं ताकि आपका दिमाग भी थोड़ा सा खुले। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, एमसीक्यूज पे। अब साथियों इसमें थोड़ा सा आप मैनेज करके चलिएगा क्योंकि क्वेश्चन उस तरह का नहीं है टाइपिंग फॉर्म में, लेकिन फिर भी बस कंसेप्ट से और कंटेंट से मतलब है। मुझे पता है कि कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको समझ में भी आ रहा होगा, और मैं जल्दी से वीडियो प्रोवाइड करने के लिए, ये तो मैं टाइप भी करवा सकता था, लेकिन आपका एग्जाम है, जल्दी से देने के लिए ताकि आपका क्वेश्चन बन जाए। एक पीआरटी में सवाल पूछा था कि जनसंख्या के घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होगा। अरे भाई, कहीं का जनसंख्या घट जाएगा तो मानव भूमि का अनुपात क्या होगा, मानव ऊपर रहेगा, क्या होगा, मानव आपका कहाँ रहेगा, मानव ऊपर रहेगा, और भूमि कहाँ रहेगी, भूमि आपकी नीचे रह जाएगी, यानी कि भूमि कहाँ रह जाएगा, भूमि आपको नीचे रह जाएगा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। थोड़ा सा हैंग कर गया था, आते अब क्वेश्चन पे, ठीक है, मैनेज करके चलिएगा। क्वेश्चन क्या था समझिएगा, कह रहा है कि जनसंख्या के घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होगा। ऊपर क्या हो गया, मानव, नीचे हो गया भूमि, तो मानव भूमि, अरे भाई जनसंख्या घटेगा तो मानव भूमि अनुपात बताइए ना क्या होगा, मानव और भूमि का, एक मानव को कितना मिलेगा, भूमि बढ़ेगा कि नहीं। अरे भाई मानिए कि एक रूम में अगर 5 लोग रह रहे हो सकता है कि एक रूम में 2 लोग हो जाए, तो क्या अनुपात भूमि का बढ़ेगा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, इतना तो मैनेज आप कर ही सकते हैं ना, इतना दिन तक मैंने आपके साथ दिया, आप इतना मैनेज करें। क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन से हैं, यानी कि कौन से 3 मुख्य कारक है जो जनसंख्या में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। अरे भाई जन्म होगा तब भी जनसंख्या बदलेगा, आदमी मरेगा तब भी जनसंख्या बदलेगा, प्रवास मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तब भी जनसंख्या चेंज हो जाएगी, घटेगी या बढ़ेगी। देखिए जन्म मृत्यु विवाह होगा तो क्या जनसंख्या घटेगी, बट अरे वो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा, एग्जैक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक लोग मरे और जन्मे कम लोग, तो जनसंख्या घट जाएगी। देखिए इस प्रश्न का क्वेश्चन हमसे आंसर गलत हो गया था, जो हमने वीडियो डाला था उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, और मैंने कहा था कि बाद में इसको करेक्ट करवा दूंगा, आज इसको सारा को करेक्ट कर लिए जाने से पहले एग्जाम में, ठीक है। चलिए सी इसका करेक्ट होगा। अब ये सवाल बड़ा अच्छा था, पूछा था आपके एग्जाम में। प्रश्न क्या है समझिएगा, कह रहे कि पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया किसको, ध्यान से समझिएगा। कई लोग क्या कह देंगे, तुरंत मार देंगे क्या कि संभववाद को जन्म दिया, लेकिन नहीं भाई मेरे सुनिएगा। पर्यावरण किसका था, नियतिवाद था। पर्यावरण किसका था, नियतिवाद का था, यानी कि नियति का बना हुआ पर्यावरण था। तो ये तो पर्यावरण ने दिया था हमको नियति, लेकिन हमने उसमें क्या किया, प्रदूषण किया। लेकिन प्रदूषण करने के बाद से ये भी सोचिए ना कि प्रदूषण करने के बाद हम छोड़ नहीं दिए हैं, पर्यावरण ने हमको क्या दिया, पर्यावरण दिया। तो पर्यावरण दिया तो क्या हो गया, ये नियतिवाद हो गया, क्या हो गया, नियतिवाद हो गया। लेकिन हम पर्यावरण को प्रदूषण कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, संभववाद कर रहे हैं। लेकिन हम फिर से क्या कर रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को ठीक करने का प्रयास भी कर रहे हैं। किस करने का, ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी हम एयर इंडेक्स जारी करते हैं, कभी कभी पानी का छिड़काव करते हैं, कभी कभी फुहारा लगाते हैं, कभी वनों की रोपाई करते हैं, मतलब बहुत सारी तरीका हम लोग यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम नवनियतिवाद को भी तो बढ़ावा दे रहे हैं ना, वैज्ञानिकवाद को। वैज्ञानिक तरीके से फिर हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या पर्यावरण ने हमको पर्यावरण दिया, तो क्या पर्यावरण को हम सहयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं इसको कम करने का प्रयास तो हम कर ही रहे हैं ना। तो ये और ये भी दोनों हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत टफ कंसेप्ट है, कहीं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, सुनिएगा,
कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित होती है? अरे भाई सीमित संसाधन के द्वारा। यानी कि संसाधन तो सीमित है, लेकिन जनसंख्या क्या कर रही है? जनसंख्या की वहन क्षमता, यानी कि जनसंख्या को ढोने की क्षमता किस पर निर्भर कर रही है? संसाधनों पर, क्योंकि संसाधन पे ही पूरा जनसंख्या निर्भर होती है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको तो मैं करवा चुका था कि लैंडसाफ की विचारधारा किसकी है, वही कह सकते हैं नियतिवाद की, यानी कि जर्मन स्कूल की विचारधारा थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। मत्स्य सूचक किसका, मत्स्य सूचक जो है किसका ये है, ये पूछ रहा है। यानी कि प्रश्न संख्या 82 का आंसर बताइएगा क्या होगा। मत्स्य सूचक दोनों में आप लोग मैंने दिया था नियतिवाद आंसर, मेरा भी गलत था। आप हमने संभववाद दिया था, आपने नियतिवाद दिया था। लेकिन इसका आंसर होगा आयोग मानव उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि मत्स्य सूचक का मतलब हो गया कि मछलियों को रहने के लिए प्राकृतिक आवास दिया है क्या? पर्यावरण ने। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने लिए क्या कर रहे हैं? मछली पालन क्या कर रहे हैं? कहाँ पे कर रहे हैं? तालाबों में, या फिर अपने लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संभववाद भी बढ़ रहा है, आपको नियतिवाद भी बढ़ रहा है। इसीलिए प्रश्न का आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक और प्रश्न दिख रहा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहे कि टिहरी बांध परियोजना किससे संबंधित? थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, पूरा दबा के सोचिएगा तब जाके आंसर निकलेगा इसका, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पसीना में भीग भीग के आपको समझाने के लिए, पूरा फैन बंद करके। ठीक है, तो इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? टिहरी बांध। अच्छा एक बात बताइएगा, टिहरी बांध के बारे में देखिए, अब बुक क्या किया है, एक्सप्लेन कर दे टिहरी बांध को। अरे भाई ये पूछ रहा है कि किस विचारधारा से संबंधित है। तो सबसे पहले पर्यावरण ने हमको क्या किया, पहले भी एग्जाम्पल दिया, पर्यावरण ने हमको क्या कर दिया? बाढ़ सूखा से प्रभावित कर दिया। तो बताइए उस समय जब बाढ़ सूखा आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे? अरे भगवान का देन है, भगवान हमको बहा देंगे, पर्यावरण का देन है, अब जो प्रकृति हमको बना दे। लेकिन हमने क्या कर दिया कि 260.5 मीटर ऊंचा बांध बना दिया, जिसको टिहरी बांध कहते हैं। भागीरथी अलग टिहरी बांध कहते हैं इसको। ठीक है, तो टिहरी बांध आपको कहाँ पर है? आपको भागीरथी अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, भिलंगना नदी, भागीरथी भिलंगना नदी पर। अब हमने क्या बना दिया? 260 मीटर 60.5 मीटर ऊंचा क्या बना दिया? आपको टिहरी बांध बना दिया। अब बांध बना दिया तो बाढ़ सूखा तो सब कंट्रोल हो गया, प्रकृति का चला प्रभाव, नहीं चढ़ा तो क्या हो गया? संभववाद। क्या हो जाएगा मेरे भाई? संभववाद, पॉसिबिलिज्म हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? यहाँ तक जो प्रश्न थे आपके टीआरई के थे। अब थोड़ा सा टफ लगेगा तो घबराइएगा नहीं, ग्रेजुएशन वगैरह क्वेश्चन उठा के लाया हूँ ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से कर सके। करें मानव भूगोल में व्यवहारिक उपागम किसने प्रारंभ किया था? विलियम किर्के ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मानव प्रकृति क्या है? प्रश्न की मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर ही उसे आदेश देता है, उपरोक्त कथन किसका है? अरे भाई मानव जो है प्रकृति का आज्ञा मानता है, कह रहे यानी कि हम गुलाम है मानव का। तो कौन थी भाई? रेडजेल ये अवधारणा दिया था क्या? निश्चयवाद का। और उसकी चेली का नाम क्या था? कुमारी एलन सेम्पुल। तो सेम्पुल ही क्या कहती थी? निश्चयवाद की अवधारणा दिया था, यानी कि उसका जो गुरु था। तो कहीं ना कहीं ये भी मानती है। तो इसी का स्टेटमेंट है कि मानव प्रकृति की आज्ञा मानकर उसे आदेश देता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि मानव भूगोल की निम्नलिखित, कहाँ चला गया? हाँ, मानव भूगोल की निम्नलिखित विचारधाराओं में से कौन सा जर्मन संप्रदाय से संबंधित है? अरे भाई जर्मन वाले क्या मानते थे? पर्यावरण निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद को मानते थे। मानव भूगोल के आधारभूत तथ्य तथा प्रतिपादन का सर्वप्रथम किसने किया था? तो मानव भूगोल के पहले प्रतिपादन इसी को माना जाता है। किसको? जिसका नाम था वाइडल डी लाब्लास, जो किसका जनक था? आपको संभववाद का जनक था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर नहीं भी बने ऐसा प्रश्न तो कोई बात नहीं है, मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ कि हो सकता है प्रश्न ऐसे आ जाए। पारिस्थितिकी नीतिवाद के विपरीत संभववाद की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? जिसका नाम क्या था? डी लाब्लास इसका नाम था। ऑप्शन किसका? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं कि वैज्ञानिक नीतिवाद के दर्शन को आज्ञा को किसने आगे बढ़ाया? तो आपको पता है वैज्ञानिक नीतिवाद को टेलर ने आगे बढ़ाया था। इसका पूरा नाम क्या है? ग्रिफिथ टेलर। नौ नीतिवाद की अवधारणा इसी ने दिया था। चलिए एक और क्वेश्चन उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक और प्रश्न दिख रहा होगा, कह रहे सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। निश्चयवाद किसने दिया था भाई? रेडजेल ने दिया था, सेकंड हो जाएगा। संभववाद किसने दिया था? संभववाद दिया था किसने? कहाँ चला गया भाई? संभववाद दिया था किसने? तो देखिए इसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कि निश्चयवाद को तो रेडजेल दिया था, सबको पता है, और संभववाद को किसने दिया था? डी लाब्लास दिया था। लेकिन डी लाब्लास नहीं है ऑप्शन में, तो उस हिसाब से इसका ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। ठीक, तो उस हिसाब से इसमें ऑप्शन ले रहे हैं। तो संभववाद किसका होना चाहिए था? डिब्लास का होना चाहिए। लेकिन डिब्लास से संबंधित इसका एक और चेला था जिसका नाम क्या था? संभववाद। ब्रिंज भी समर्थक था किसका? संभववाद का। तो ऑप्शन यहाँ पर ले सकते हैं कि प्रस्तावक कह रहा है, जरूरी नहीं कि उसने दिया था, स्टार्टिंग किया था, उसकी बात नहीं कर रहा है। नौ नियतिवाद किसने दिया था? टेलर दिया था। और एक आखिरी बच गया क्या आपको?
एक आखिरी बच गया आपको प्रसंभवाबाद स्पेट हो जाएगा। तो सारी आपने देख लिया। मुझे लग रहा है कि सेशन आपको पसंद आया होगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा और मुझे लग रहा है कि ऐसा आपको शायद ही कोई समझा पाएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने थैंक यू सो मच। जय हिंद।